नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू मिशन केमिस्ट्री। यहाँ पे केमिस्ट्री है इजी विथ डेजी। तो कंटिन्यू करेंगे हमारी 9th क्लास की चैप्टर सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम 3rd चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट पोस्टुलेट्स दिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने, जो लास्ट में डाल्टन ने कंक्लूजन निकाला कि एक मैटर जो है वो एटम से बना होता है एंड एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, मींस के वो मैटर की सबसे छोटी इकाई होते हैं एंड इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। यहां तक हम चैप्टर 3 में पढ़ के कंक्लूड कर चुके हैं। फिर हमने देखा था कि एटम का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं एंड डिफरेंट एटम्स की सिंबलाइजेशन कैसे करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 3rd। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ेंगे कि एटम की स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या होती है, क्या एटम सच में इंडिविजिबल है या फिर इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है अलग अलग पार्टिकल्स में। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो 18th सेंचुरी तक ये तो सामने आया कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, बट कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिनको ये एटम की इंडिविजिबिलिटी वाली जो स्टेटमेंट थी या फिर पोस्टुलेट्स थे, ये क्या हुए, हजम नहीं हुए, डाइजेस्ट नहीं हुए। क्योंकि ये जो पोस्टुलेट्स थे, जैसे कि हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा कि कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं हुआ था, सिंपली थ्योरीज के बेसिस पे थ्योरेटिकली ये प्रूव किया गया था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है। बट कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए जिनको इस थ्योरी ने क्या कर दिया, फेल कर दिया। मतलब जिनके बेसिस पे ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। उन एक्सपेरिमेंट्स को ये थ्योरी पास नहीं कर पाई। तो यहाँ पे एक अलग से साइंटिस्ट के पास 19th सेंचुरी में एक चैलेंज आ गया कि अगर एक्सपेरिमेंटली एटम इंडिविजिबल नहीं है तो हम इसको नहीं बोल सकते कि एटम स्मॉलेस्ट एंटाइटी है ऑफ द मैटर। तो इसके ऊपर खोज शुरू हुई, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स शुरू हुए। जब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स शुरू हुए तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया एटम की स्ट्रक्चर को ढूंढने में या फिर एटम्स के पार्टिकल्स, डिफरेंट पार्टिकल्स ढूंढने में। तो क्या निकल के आया कि यस, जो एटम है, एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है और इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो फाइनली एटम में जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनकी खोज हुई। तो डिफरेंट पार्टिकल्स या फिर एटम के फर्दर डिविजिबल पार्टिकल्स कौन से हैं, वो है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये अभी तक आप थोड़ा बहुत हमने सुना था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, बट अभी आ गया कि जो एटम है जो फर्दर डिवाइड किस में होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में। अब इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइज कैसे करते हैं, ई से, एंड प्रोटॉन को सिंबलाइज करते हैं पी से। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने क्या बोला कि एटम जो है वो क्या है, चार्ज्ड, वो क्या है, डिवाइड होता है छोटे पार्टिकल्स में, जिनको और क्या बोला जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब ये चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं या फिर इनके ऊपर कोई चार्ज होता है, नहीं होता है, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट मैंने यहाँ पे चार्ज्ड पार्टिकल्स की बात क्यों की, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर एटम एक सिंपलेस्ट पार्टिकल है और एटम तो न्यूट्रल होता है और एटम तो स्टेबल भी होता है, अगर इसके ऊपर चार्ज है, जैसे कि हमने आयंस पढ़े थे, अगर इसके ऊपर चार्ज है, आयंस है, वो तो स्टेबल नहीं है, बट एटम तो स्टेबल है, ठीक है। तो फिर कुछ सॉलिड एटम्स जो हैं या फिर हम कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉपर वायर की बात करूं जो हम अपने घरों में लगाते हैं, उनमें क्या है, बिजली पास होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। बट एटम्स हैं सॉलिड में, वो तो क्या होते हैं, बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं, मूव भी नहीं कर सकते। बट इलेक्ट्रिसिटी तो बिना मूवमेंट के पास हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आया कि जो एटम के पार्टिकल्स हैं ये चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जो मूव करते हैं, जिसकी वजह से कुछ जो सॉलिड्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। मींस ये
एटम का जो सारा खेल है वो किसका है? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज पाया गया? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज पाया गया नेगेटिव एंड प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज पाया गया पॉजिटिव। P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आपस में मिलके एटम को क्या करते हैं? न्यूट्रल रखते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या होते हैं? सिमिलर अमाउंट में होते हैं। अब ये भी एक बड़ा क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं। मान लिया कि ये चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, बट अगर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का हमें क्वांटिटी नहीं पता या फिर हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता कि एटम में किस तरीके से होती है, तो मान लो कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरी तरफ प्रोटॉन है, ये आपस में भी क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जैसे कि लड़कों को क्रश लड़कियों पे होता है, आज लड़कियों को भी लड़कों के ऊपर क्रश होता है, बट आजकल तो एवरीथिंग इज लीगल, राइट? तो सेम बॉयज भी क्रश करते हैं और लड़कियां भी क्रश करती है, बट उनमें भी क्या होता है कि अगर दो लड़कों में आपस में क्रश है तो एक में क्या होगा? लड़की की फीलिंग्स होंगी और एक में लड़के की फीलिंग्स होंगी। मींस दोनों में अपोजिट फीलिंग्स होंगी एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसी को कैसे याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या हैं? हमेशा ही अपोजिट चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो पहले इस चीज को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एटम में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और मिलके कैसे एटम की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम अगली एक्टिविटी करेंगे जिसमें आपको क्लियर होगा कि अपोजिट चार्जेस कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं एक एक्टिविटी में। तो अब मैं आपको एक मैजिक करके दिखाऊंगी। मेरे पास ये क्या है? एक बैलून है। बैलून क्या है? मैटर है, क्योंकि बैलून ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज सम मास। अब मैटर में क्या होता है? एटम्स होते हैं। तो ये बैलून इज मेड अप ऑफ वेरियस एटम्स। अब मैं इस बैलून को क्या कर रही हूं? अपने सर पे बालों के ऊपर रब करूंगी और साइड में मैंने क्या लिए हैं? कुछ स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स। तो ये जब मैं बैलून को रब कर रही हूं तो व्हाट हैपेंस इज, आप खुद देखना, ये मैंने रब किया और साथ में मैंने अपना हेयर स्टाइल भी खराब कर लिया। और आप क्या देख रहे हो कि ये जो बैलून है ये पीस ऑफ पेपर्स को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। सी, पेपर क्या हो रहा है? बैलून के साथ अटैच हो रहा है। सी, कैन यू सी इट? यस। तो क्या हो गया? ये क्या कोई मैजिक हो गया? नहीं, ये है साइंस। तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या है? जब हम बैलून को अपने सर के साथ मैंने रब करा तो बैलून में जो एटम में पार्टिकल्स हैं वो चार्ज्ड अप हो गए और वो चार्ज्ड अप होके एक साइड में डायरेक्शन में इकट्ठे हो गए, जिन्होंने पीस ऑफ पेपर को क्या किया? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो ये थी साइंस बिहाइंड द ट्रिक। तो ऐसे अब कोई भी अगर अपने बालों के साथ कॉम्ब रगड़े या फिर अपने बालों के साथ बैलून रगड़ के आपको ये कागज के टुकड़े अटैच करके बोले कि देख मैं तुझे जादू दिखाता हूं, तो उसको वहीं पे रोकना है, बोलना है नहीं, ये मैजिक नहीं है, ये है साइंस। तो इसका मतलब क्या प्रूव होता है कि कुछ ना कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स तो जरूर हैं जो क्या है? आपस में अट्रैक्ट होते हैं और इसमें से क्या होता है? चार्ज पास होता है। ऐसे ही आपने सर्दियों में भी कभी देखा होगा कि जब आप सर्दियों के कपड़े पहनते हैं या फिर मोस्टली जब हम सर्दियों में ब्लैंकेट लेते हैं तो क्या होता है? हमें थोड़ी सी लाइट दिखती है या फिर चिड़चिड़ की आवाज आती है। तो वो भी क्या होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन, जब आपस में हमारी स्किन और वो वूलन के कपड़े जो है आपस में रब होते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। मींस बिजली पैदा होती है बिना किसी सोर्स के, राइट? दिस इज ड्यू टू द चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटम। तो ये थी कहानी कि एटम में चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। वो चार्ज पार्टिकल क्या काम करते हैं? वो चार्ज को मूव कराते हैं और वो चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो यहां पे कहानी शुरू होती है सब एटॉमिक
पार्टिकल्स की, मतलब एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो आगे पढ़ते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर हम बोलें इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो हैं वो एटम में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो कि एटम को क्या बनाते हैं, न्यूट्रल एंड स्टेबल। तो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय डिफरेंट मॉडल्स। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल दिया था एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, वो दिया था एक साइंटिस्ट जे थॉमसन, जिनके मॉडल का नाम क्या था, थॉमसन्स मॉडल। तो थॉमसन ने क्या बताया था, अब ये तो पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। तो जे थॉमसन ने फर्स्ट टाइम डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्वेश्चंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में या फिर ओलंपियाड्स में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन वाज अ फिजिसिस्ट, जिनको इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। फिजिसिस्ट मतलब जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स की रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री या फिर साइंस में बोलूं सिंपली एक पार्ट नहीं है, केमिस्ट्री इज ऑल अराउंड या साइंस इज ऑल अराउंड। केमिस्ट्री भी है इसमें, बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है। तो ऐसे खोज हुई इलेक्ट्रॉन की। फिर एक साइंटिस्ट जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी वो थॉमसन से भी पहले आ गए थे, उनका नाम था गोल्डस्टीन, जिन्होंने खोज की थी प्रोटॉन की। तो सबसे पहले मॉडल को समझने से पहले ये दो क्वेश्चंस हम अपने दिमाग में रट लेंगे, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने इनको कर दिया बॉक्स में बंद। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन, एंड प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने। अब जे थॉमसन ने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या था, द क्वेश्चन वाज कि एटम में ये इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो उसने क्या बताया, जो जे थॉमसन ने मॉडल दिया था उस मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। इसी को याद रखना है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो जे थॉमसन ने क्या बोला, ये कहते कि जो एटम है वो पूरा का पूरा किसका बना होता है, पॉजिटिव चार्ज का, मींस के प्रोटॉन्स का बना होता है, बट उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि हम बोले कि केक के ऊपर चेरी लगी होती है, या फिर बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल कि तरबूज में जैसे उसके बीज होते हैं ब्लैक ब्लैक, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो पूरा उसका रेड पार्ट है वो क्या है, प्रोटॉन। मतलब एटम में कहीं भी स्पेस नहीं होती, हर जगह पे क्या क्या होते हैं, हर जगह पे प्रोटॉन्स फैले होते हैं, प्रोटॉन से भरा होता है एटम, और उसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करके ये दिया कि प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, कि एटम की स्ट्रक्चर कैसे होती है, एक तरबूज में जैसे बीज होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि उन्होंने बताया था कि एटम में कहीं भी स्पेस नहीं होती, क्योंकि वहां वो सारा एटम है वो कवर होता है पॉजिटिव चार्ज से। ये था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या क्या बताया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द एटम। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि प्लम पुडिंग मॉडल किस साइंटिस्ट ने दिया था, जे थॉमसन ने। या फिर आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्लम पुडिंग मॉडल गिवन बाय जे थॉमसन। तो वो आपको 2 या 3 नंबर में आ जाता है। ये था पहला मॉडल। तो आगे ये इन्होंने यहाँ पे मॉडल दे दिया, और इन्होंने यहाँ पे डाल्टन थ्योरी को फेल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि एटम के फर्दर पार्टिकल्स तो हैं, मतलब एटम डिवाइड तो होता है, इंडिविजिबल तो नहीं है। तो यहाँ पे हम पीछे छोड़ दिया हमने डाल्टन्स थ्योरी को। अब हम आगे मूव करेंगे कि क्या जो जे थॉमसन ने बोला वो सही है। तो ऑब्वियसली साइंस तो कभी रुकती नहीं है, साइंस तो चलती जाती है। तो यहाँ पे आगे रिसर्चेज हुई, फिर आए सेकंड साइंटिस्ट, दैट इज रदरफोर्ड। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें जे थॉमसन के जो एक्सपेरिमेंट थे वो फेल हो गए।
तो फिर उन्होंने अपनी स्टडीज आगे एक्सप्लेन की, वो हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि अगर बीच में स्किप कर जाते हो तो साइंस ऐसा पार्ट है, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, कहीं भी आप भूल गए ये फिर आगे आप ये इंटरलिंक्ड पार्ट होते हैं, तो आगे जाके आप क्या करोगे, पीछे की चीजें भूल जाओगे या बीच में छोड़ दोगे, तो आगे आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो आगे बात करते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हाँ जी, बात करते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये था थॉमसन मॉडल, जिसमें बताया गया कि जो प्रोटॉन्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, एंड जो एटम है उसमें क्या होती है, एम्प्टी स्पेस नहीं होती है। ठीक है, तो इसी को एक आधार मानते हुए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, एटम्स में अल्फा पार्टिकल की जो रेज हैं उनको थ्रो किया। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन के चार्ज से ज्यादा मास वाले बहुत ही हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जिनके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उनको एटम्स के ऊपर थ्रो किया। तो एथिकली क्या आना चाहिए, अगर एटम में कोई स्पेस नहीं है, अगर एटम में पॉजिटिव चार्ज है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये जो रेज हैं ये सीधी की सीधी निकल जानी चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मैंने एक खाली कमरे में एक बॉल को थ्रो किया। अब अगर तो वो बॉल सीधी निकल गई तो दैट्स ओके, क्योंकि कमरे में स्पेस है और बॉल सीधी निकल गई। बट इमेजिन करो अगर वो बॉल वापिस आ जाए, तो थोड़ा शॉकिंग है ना कि वापिस क्यों आ गई, कमरे में कुछ रखा नहीं है फिर भी वापिस आ गई। इसका मतलब जो एयर में पार्टिकल्स हैं, एयर में एटम्स हैं, उनके बीच में कुछ तो है, राइट। तो इसका मतलब सेम जो शॉक लगा था वो लगा था रदरफोर्ड को। उसने क्या देखा कि जो अल्फा रेज हैं, अल्फा रेज को जब एटम्स के ऊपर थ्रो किया गया तो मोस्टली तो रेज हैं जो पास हो गई, मतलब सीधी की सीधी निकल गई। कुछ जो है उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, जैसे कि ये सीधे जाने की बजाय उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर लिया। बट बहुत ही कम जो रेस थी उनका क्या कंक्लूजन निकला, उन्होंने वो रेस वापिस ही आ गई, मतलब डायरेक्शन तो क्या वो आगे गई ही नहीं, वापिस ही आ गई एटम से टकरा के। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा हुआ कि अगर एटम में प्रोटॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एथिकली तो रेस को पास हो जाना चाहिए। तो रदरफोर्ड तो शॉक हो गया कि ये क्या हो गया, इसका मतलब तो जो थॉमसन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया है वो कहीं ना कहीं वैलिडेट होता है, बट सारा वो एक्चुअल स्ट्रक्चर वो नहीं है। तो रदरफोर्ड ने खोज करना चालू किया। जब वो एक्सपेरिमेंट्स करता गया, देखा कि एटम के सेंटर से रेस टकरा के वापस आ रही है, तो उसको क्या पता चला कि एटम के सेंटर में कुछ तो है जिसके साथ रेस टकरा के वापस आ रही हैं। तो ये जो सेंटर में कुछ है ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब बहुत ही बोल सकते हैं कि हैवी है। तो उसको क्या नाम दिया गया, सेंटर में एटम की जो चीज प्रेजेंट थी जिसने रेस को वापस भेजा। वापस क्यों भेजा, क्योंकि सेंटर में क्या है, रेस पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव, एंड वापिस क्यों आई, पॉजिटिव से पॉजिटिव टकरा के वापिस आता है, मतलब सेंटर में जो चीज है वो भी कुछ पॉजिटिव ही है, बट उसको नाम क्या दिया गया, न्यूक्लियस। तो यहां से शुरू होती है एटम की स्ट्रक्चर, एंड यहां से बनता है एटम का तीसरा पार्ट जो कि है न्यूक्लियस। अब रदरफोर्ड ने क्या बोल दिया कि एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स नहीं होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, बट उसके सेंटर में एक हैवी मास या फिर हम बोले कंसंट्रेटेड मास होता है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो ऐसे होंद में आया, ऐसे आया न्यूक्लियस। तो अब एटम की स्ट्रक्चर क्या बन गई कि एक एटम है, एटम में क्या है, न्यूक्लियस है, और क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, थॉमसन्स का मॉडल फेल हो गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना, और ये पेपर में पक्का आता है, ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है
क्योंकि थॉमसन मॉडल बहुत इजी है, प्लम पुडिंग मॉडल, आप ये स्ट्रक्चर बना के डायग्राम बना के आ जाओगे। बट क्वेश्चन क्या बनाते हैं, अगर टीचर ने टफ क्वेश्चन बनाना तो वो पूछेगा व्हाट आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ थॉमसन्स मॉडल। तो आपको क्या बताना है, ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कि थॉमसन का मॉडल न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अब क्या हम मान लें कि एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, बट बात तो वही की वही रह गई कि अगर एटम्स में प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होते हैं, कि कभी रे वापस आ रही है, कोई रे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। हाँ, माना कि मोस्टली जो है वो स्पेस है जो रेज को पास कर रहा है, बट कैसे पता चले कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, कि जो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हो रहे हैं ये क्या आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर इनको एटम की स्ट्रक्चर को फर्दर डिटेल्ड स्टडी करने पहुंचे नील बोहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नील बोहर के मॉडल पे, नील बोहर के एक्सपेरिमेंट्स पे ही आगे एटम का स्ट्रक्चर, एटम की इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, वैलेंसी सब निकालते हैं। तो आगे पढ़ते हैं बोहर्स मॉडल, नील बोहर एंड बोहर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, हमारा तीसरा मॉडल। तो बने रहिएगा वीडियो में, आगे केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको लगता होगा कि मैं बार बार केमिस्ट्री क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर हैं 9th क्लास के पहले 4 चैप्टर जो हैं वो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। 5th और 6th चैप्टर आता है बायोलॉजी में। इसीलिए बोल रही हूं कि मिशन विद केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री इज इजी विद डेजी। पढ़ते रहिए, मजे करिए। आगे पढ़ेंगे नील बोहर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अब बात करते हैं बोहर्स मॉडल की। बट बोहर्स मॉडल के पहले एक पॉइंट जो रदरफोर्ड ने और एक्सप्लेन किया था वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो रदरफोर्ड ने और क्या एक्सप्लेन किया था, न्यूक्लियस बता दिया, इलेक्ट्रॉन्स बता दिए, प्रोटॉन्स बता दिए। उसने बोला कि अब जो एटम है, एटम में न्यूक्लियस सेंटर पे होता है एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अराउंड क्या होते हैं, सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। डिफरेंट ऑर्बिट को कैसे समझेंगे, जैसे हम बात करें कि सन है, उसको एक न्यूक्लियस ले लेंगे, सन के अराउंड अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग प्लैनेट्स हैं। कोई प्लैनेट अर्थ सन के पास है, कोई दूर है। अपने माइंड में सोलर सिस्टम को इमेजिन करो। तो सिमिलरली जो न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स है, एक सर्कुलर मोशन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये बताया रदरफोर्ड ने, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट तो फिर जब रदरफोर्ड ने सब बता ही दिया तो बोहर की जरूरत क्यों पड़ी, बोहर को आगे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हम थोड़ी सी फिजिक्स देखें, अगर आप अपने पे लगा के देखो कि अगर आप क्या कर रहे हो, एक प्रॉपर उसमें घूम रहे हो, चक्कर मार रहे हो, घूम रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम गिर जाते हैं। तो सेम विद द इलेक्ट्रॉन, कि अगर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली वो घूमता एक्सेलरेशन जब होगा तो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, लूज होती जाएगी। जब उसकी एनर्जी लूज होती जाएगी तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली गिर जाएगा। बट एटम्स तो स्टेबल होते हैं, तो ये सर्कुलेशन मोशन क्या जस्टिफाइड है? तो ये यहां पे फेल हो गया रदरफोर्ड्स मॉडल। फिर आया बोहर ने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि हाँ, सर्कुलर मोशन में तो घूमते हैं, बट वो जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, और जो ऑर्बिट्स होते हैं वो भी फिक्स होते हैं। मतलब कि जो एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स नो डाउट न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन में घूमते हैं, बट एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, और वो जो ऑर्बिट्स होते हैं उनकी एनर्जी भी फिक्स होती है। और जो सर्कुलर मोशन में जो वो घूमते हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, शेल्स भी बोलते हैं। तो उसने क्या स्ट्रक्चर दिया, उसने स्ट्रक्चर दिया कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं
वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं। और इन ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होती है? ऑर्बिट्स की एनर्जी होती है फिक्स्ड। जैसे कि जो, और इनको और क्या बोला जाता है? शेल्स भी बोला जाता है, कि डिफरेंट शेल्स में घूमते हैं। जैसे कि जो शेल न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है उसको बोलेंगे के, जो न्यूक्लियस के दूर है उसको बोलेंगे एल, जो फिर फर्दर जाता है उसको बोलेंगे एम, देन फर्दर जाता है उसको क्या बोलेंगे हम? एन। और ऐसे ही इन के, एल, एम, एन शेल्स की एनर्जी भी डिफरेंट होती है, फिक्स होती है। लेकिन जब जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास है उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए? तो जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास है या फिर लोअर है, ये लोअर, यहां से स्टार्ट करते हैं इनर साइड से, तो ये होते हैं लोअर ऑर्बिट्स। तो जो लोअर ऑर्बिट है उसकी एनर्जी लो होगी, जो अपर ऑर्बिट है उसकी एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। और कोई भी इलेक्ट्रॉन लो से हाई एंड हाई से लो मूव कर सकता है, पर जब वो लो से हाई जाएगा तो एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। बट जब हाई से लो जाएगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाना है तो उसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, और अगर ऊपर से नीचे आना है तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? लूज करनी पड़ेगी। तो ये था बोहर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहां से ऑलमोस्ट एटम की स्ट्रक्चर क्लियर हो गई थी, जिसके बेसिस पे फिर आगे एटम की बैलेंसी, एटम्स कैसे अटैच होते हैं, ये सारी चीजें, मतलब फर्दर एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए थे। तो हमने कौन कौन से मॉडल पढ़े हैं? थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल एंड बोहर्स मॉडल। अब क्वेश्चन क्या आता है? नया मॉडल या फिर नए एक्सपेरिमेंट की शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि पुराना फेल हो गया। तो हमें याद क्या रखना है? क्या मॉडल है, उसके फेलियर्स क्या हैं। फेलियर्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि फेलियर्स आर द की टू सक्सेस। अगर कोई फेल नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अगर हम एक टेस्ट में फेल होते हैं तो दूसरे में पास हो जाएंगे, लेकिन एफर्ट्स, मेहनत करते रहना चाहिए। तो आइए एक बार तीनों मॉडल्स को साथ में रिवाइज करते हैं एक टेबुलर फॉर्म में, ताकि आपको ये टफ ना लगे। तो एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं। पहला मॉडल क्या था? थॉमसन्स मॉडल, जो क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल। इसमें क्या बताया था कि जो एटम है वो सारा क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। उसमें जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? जस्ट लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन, द रेड पार्ट इज द पॉजिटिव चार्ज एंड द ब्लैक पार्ट, ब्लैक सीड्स आर द नेगेटिव चार्ज, दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था थॉमसन्स मॉडल, बट इट वाज फेल्ड। क्यों फेल हुआ? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया थॉमसन्स मॉडल ने, क्योंकि ये फेल हुआ था रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या था? उसने ये बताया, उसने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल को का एक्सपेरिमेंट किया, एंड उसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते हैं। तो उसने क्या खोज कर दी थी? एटम में एक सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो बट वो जो सर्कुलर मोशन है उसको अच्छे से रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि उस रदरफोर्ड वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन कि अगर सर्कुलर मोशन है वो फिक्स्ड है या नहीं। क्योंकि अगर फिक्स नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन है विद मोशन उनकी एनर्जी लॉस होगी ड्यू टू एक्सेलरेशन, एंड वो नीचे गिर जाएंगे। तो ये था फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। एंड फाइनली कौन आया? नील बोहर। नील बोहर ने क्या बताया कि यस, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर मोशन में तो मूव करते हैं, बट इन अ फिक्स्ड शेल्स। उन फिक्स्ड शेल्स को क्या नाम दिया गया? ऑर्बिट्स। जो लोअर शेल्स हैं उनकी एनर्जी लो होगी, जो हायर शेल्स हैं उनकी एनर्जी हाई होगी। सर्कुलर मोशन का जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा इन द फिक्स्ड ऑर्बिट्स, जस्ट लाइक द सोलर सिस्टम के सन के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स्ड मोशन में क्या करते हैं? मूव करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन लोअर से हाई ऑर्बिट में जा सकते हैं एंड हाई से लो ऑर्बिट में जा सकते हैं। तो आगे मूव करते हुए बात करते हैं हम फर्दर। ऑर्बिट तो है,
ऑर्बिट में अभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किया जाता है और क्या वैलेंसी है, कैसे एटम्स अटैच होते हैं। तो यहाँ पे हमारा मोस्टली जो पार्ट है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कवर हो गया है। अब हमें एटम की स्ट्रक्चर पता चल चुकी है।